हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो उससे हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से ब्रश अप हो जाएंगे। चलिए, तो फर्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ये हमें 5 स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। चलिए तो देखते हैं। फर्स्ट, एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज टू डिटरमिन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो डेफिनेटली हमने ये देखा है कि फाइनेंशियल एनालिसिस का वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या है और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है उसको डिटरमिन करना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा स्टेटमेंट? एब्सोल्युटली ट्रू। फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग बजट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो ये बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है, हम अगर अपनी परफॉर्मेंस को अभी जज कर रहे हैं फाइनेंशियल एनालिसिस के द्वारा, तो उससे हमें हेल्प मिलेगी कि आगे हम अपनी आने वाले सालों में हमारी क्या परफॉर्मेंस होगी, हमारी कंपनी की या हमारे बिजनेस की, वो हम फोरकास्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से क्या करते हैं, फिर हम बजटिंग करते हैं। तो ये एक और ऑब्जेक्टिव है, बट इन्होंने क्या बोला कि ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूज्ड फॉर क्रेडिट एनालिसिस। बिल्कुल सही बात है। यूजेस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस में हमने देखा था सिक्योरिटीज एनालिसिस, ठीक है, क्रेडिट एनालिसिस, डेट एनालिसिस, डिविडेंड डिसीजन। याद आ रहा है ये सारे पॉइंट्स? तो ये फाइनेंशियल एनालिसिस हमें हेल्प करता है क्रेडिट एनालिसिस करने में। तो एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बाय ट्रेड क्रेडिटर्स इज टू डिटरमिन वेदर द अमाउंट ड्यू टू देम इज सेफ। बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस का एक मोटिव क्रेडिटर्स के द्वारा ये होता है कि भाई उन्होंने जो उधारी दी है वो सामने वाले के साथ सेफ है या नहीं, और उनको उनका पैसा जो है, उधारी पे जो दिया हुआ पैसा है, वो उनको मिलेगा या नहीं। आ रहा है समझ में? तो जो उधारी है वो उनको रीपे बैक हो पाएगी या नहीं, ये उस चीज़ को लेके वो लोग क्रेडिटर्स कंसर्न रहते हैं, इसलिए वो फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ट्रू हो गया स्टेटमेंट। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस डज नॉट इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। ये बिल्कुल फॉल्स है। ये एक लिमिटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कि वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर कर देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव बेस्ड हमारी रिकॉर्डिंग होती है यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की होती है। आ रहा है समझ में? तो सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में जो चीज़ें हैं उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं, या जो क्वांटिटेटिव बेसिस पे जो चीज़ें होती है उसी को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मैनेजरियल एफिशिएंसी क्या है, ठीक है, उसके अलावा जैसे आपके पब्लिक रिलेशंस क्या है, ओवरऑल वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उन सब चीज़ों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो इग्नोर करता है। ठीक है, तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी इग्नोर करता है क्या? क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो इग्नोर नहीं करता है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रू एंड फॉल्स। इतना सा था बस, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। अब यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स कुछ वर्ड्स फिल करने हैं। फर्स्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज डैश कंपैरिजन। तो एक बेसिक ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का क्या होता है कि एक फर्म अपने प्रीवियस ईयर से अपने आप को कंपेयर कर सके। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक फर्म अपने प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंसेस से अपने आप को कंपेयर कर रही है, मतलब क्या होता है वो? इंट्रा फर्म। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि फर्म अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सके, खुद की परफॉर्मेंस को, पहले कैसा था, अब क्या हो गया है, अब कैसा परफॉर्म कर रही है, तो इसलिए इंट्रा फर्म कंपैरिजन में हेल्प करता है। डैश फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन 1 ईयर्स डेटा। तो 1 साल के डेटा पे कौन सा फाइनेंशियल एनालिसिस होता है, याद करने की कोशिश करो। यहाँ पर वर्टिकल होता है, याद आ रहा है? तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, वर्टिकल हम सिर्फ 12th क्लास के सारे सब्जेक्ट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? और वहीं पर हॉरिजॉन्टल में क्या होता था कि इकोनॉमिक्स का 10th 11th 12th तीनों में कितने कितने मार्क्स है, तो हॉरिजॉन्टली हम एनालिसिस कर रहे हैं सेम आइटम का, और यहाँ पर डिफरेंट आइटम्स का सेम पीरियड ऑफ टाइम में हम क्या कर रहे हैं? कंपेरिजन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बेस्ड ऑन 1 ईयर्स डेटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज नॉट फ्री फ्रॉम डैश बायस, पर्सनल बायस। ठीक है, तो पर्सनली अगर मैनेजमेंट को लगता है कि अरे ये हमारा थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, तो उसको वो क्या कर देते हैं? उसको लीपा पोती करके उसको सही दिखा देने लगता है, मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस।
नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, इट इज इट्स डेफिनेटली लिमिटेशन है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो प्राइस लेवल चेंज को इग्नोर करता है और ये उसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। डैश फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज ऑफ डायनामिक नेचर, तो याद है हॉरिजॉन्टल डायनामिक था, वर्टिकल स्टैटिक था, याद है इनके अलग अलग नाम है, तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये हो गए आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट। तो ध्यान से देख लो, इसमें अभी तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए इसके बाद लास्ट देख लेते हैं हम, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो हमें आधे अधूरे स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसको हमें कंप्लीट करना है। पहला दिया है द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, इसीलिए वो क्या करता है, इग्नोर करता है जो प्राइस लेवल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। आज किसी चीज़ की वैल्यू क्या है उस पर मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करूंगी, जब मैंने उस चीज़ को खरीदा था तब कितने की वो वैल्यू थी उस पर उसको मैं रिकॉर्ड करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उनको हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे करते हैं, इसलिए इग्नोर करते हैं वो प्राइस लेवल चेंजेस। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस रिव्यूज एंड एनालाइजेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ, तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो। तो horizontal analysis reviews and analyzes financial statements of 2 or more accounting period, 2 or more accounting periods, ठीक है। common size balance sheet shows the percentage relation of each asset or equity and liability to total assets या टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी। ये मैं आपको एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। क्या होता है कॉमन साइज बैलेंस शीट में, क्या होता है बेसिकली, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया था क्या होता है, मतलब वर्टिकल एनालिसिस होता है, ठीक है। तो आपके जितने भी असेट्स हैं, तो मशीनरी टोटल असेट्स का कितना परसेंटेज है, फर्नीचर टोटल असेट्स का कितना परसेंटेज है, ये निकालते हैं। उसी तरह से इक्विटी एंड लाइबिलिटी में टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी करते हैं, तो आपकी जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, करंट लाइबिलिटी वो कितना परसेंटेज है, ठीक है, क्रेडिटर्स कितना परसेंटेज है, XYZ, ठीक है, शेयर कैपिटल कितना परसेंटेज है, इस तरह से आप निकालते हो। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट शोज द परसेंटेज रिलेशन ऑफ ईच असेट और इक्विटी एंड लाइबिलिटी, हर एक असेट या हर एक इक्विटी एंड लाइबिलिटी को किससे परसेंटेज टर्म्स में शो करता है, टू टोटल असेट्स या टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। आ रहा है समझ में। तो जो हर असेट का है उसका टोटल असेट्स का परसेंटेज कितना है वो दिखाता है, एंड इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड के जो आइटम्स हैं, तो हर एक आइटम टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड का जो टोटल है उसका कितना परसेंटेज है वो दिखाते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट में, ठीक है। ये आप अभी नेक्स्ट चैप्टर में और पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट ईच आइटम ऑफ असेट्स इक्विटी एंड लाइबिलिटीज इज एनालाइज्ड हॉरिजॉन्टली। तो जब भी हॉरिजॉन्टली एनालिसिस करते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट में, तो वो हम 2 या 2 से अधिक सालों के लिए करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड्स, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गए आपके कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बहुत ही सिंपल था, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। चलिए, तो इसी के साथ हमने इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थोड़े बहुत दिए हुए हैं हमें, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही ईजी सा चैप्टर है, लेकिन इसको एक बार करके जाना, छोड़कर मत जाना, क्योंकि बहुत शॉर्ट स्कोर कर सकते हो आप, जो भी आपको मार्क्स, आपको अगर फुल स्कोर करना है और अच्छा स्कोर करना है तो ये चैप्टर्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि क्या होगा, जो 1-1, 2-2 नंबर के ये इनके क्वेश्चंस आएंगे वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे और बहुत ईजी भी है, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल फ्री के नंबर मिल रहे हैं बेसिकली आपको इस चैप्टर को अच्छे से करके। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। इसमें कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।